गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है अंडर वाटर। ये 2020 में रिलीज हुई है। इसको IMDb पे 5.9 रेटिंग है। रॉटेन टोमेटोज पे 48% एंड ऑडियंस स्कोर है 60%। इस मूवी के डायरेक्टर हैं विलियम यूबैंक। इन्होंने इससे पहले 2 मूवीज और डायरेक्ट की हैं, 2014 की द सिग्नल और 2011 की लव। मुझे पर्सनली द सिग्नल ज़्यादा पसंद आई थी। इसे IMDb पे 6.1 रेटिंग मिली है और द सिग्नल का टॉपिक था मिस्ट्री एंड साइंस फिक्शन। मूवी के लीड रोल की बात करते हैं तो इस मूवी की लीड रोल है क्रिस्टन स्टीवर्ट, जो कि नोरा का किरदार निभा रही हैं। बाकी और भी किरदार हैं जो कि मैं आपको स्टोरी के साथ बताऊंगा। तो जैसे कि हम जानते हैं, आज ह्यूमंस तेजी से स्पेस एक्सप्लोरेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पर क्या आज भी हम अपनी धरती के समुद्रों की गहराई में जा सके हैं? क्या हम धरती की सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच में जा सके हैं? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये मूवी मरियाना ट्रेंच का जिक्र करती है और इस मूवी का बेस भी मरियाना ट्रेंच में है। तो चलिए मैं आप लोगों को जल्दी से मरियाना ट्रेंच को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मरियाना ट्रेंच जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है। मरियाना ट्रेंच इसका नाम क्यों है? क्योंकि मरियाना द्वीप के पास है और ट्रेंच मतलब दरार या खाई, और इसकी गहराई है 2550 किलोमीटर। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जाने की कोशिश करी है, लेकिन हर बार हर कोई फेल हुआ है। अभी तक यहाँ पे मैक्सिमम 10.984 किलोमीटर्स तक ही जा पाए हैं और इनका नाम था जेम्स कैमरॉन। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेल्स, जो कि अर्थ की सबसे बड़ी मैमल्स है, वो खुद 2 किलोमीटर से डीप नहीं जा सकते, और यहाँ तो गहराई 2550 किलोमीटर्स की है। सोचने वाली बात यह है कि क्या इतनी गहराई में जीवन हो सकता है, और अगर जीवन है तो कैसा होगा, और अगर हम में से कोई कभी इतनी गहराई में जाता है तो क्या हो सकता है। बस इसी आइडिया पे ये मूवी बनी है। तो चलिए अब मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये समय है 2050 का, और इस समय टियान इंडस्ट्रीज जो कि ड्रिल कर रहे हैं रिसोर्सेज के लिए सबसे डीपेस्ट जगह में, जो कि है मरियाना ट्रेंच। कंपनी ने ड्रिलिंग साइट पे होने वाली अजीब चीज़ों को झुकला दिया है और केवल अफवाह का है। जो बेस बनाया गया है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो कि अलग अलग स्टेशन में जाके मिलती हैं, और इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि केपलर A22, और सब जगह अलग अलग काम होते हैं। और इन स्टेशन पे रहने वाले लोग जो कई महीनों से यहाँ रह रहे हैं, और इन्हें साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि वो सब यहाँ हाई वाटर प्रेशर में इतनी गहराई में, जहाँ ना तो सनलाइट है और ये नेचुरल एनवायरनमेंट से भी आइसोलेटेड है। स्टोरी में सबसे पहले नोरा को दिखाया जाता है, जो कि ड्रिलिंग साइट पर रह रहे मेंबर्स में से एक है। नोरा अपने अतीत के बारे में सोच रही है, जो अपने आप से बात कर रही है। तो अतीत में अपने एक दोस्त के बारे में बताती है, कैसे वो ग्लास को आधा भरा हुआ दिखता था और मुझे ग्लास आधा खाली दिखता है। नोरा इस समय वॉशरूम में है और अपने दांत साफ कर रही है। शीशे में अपने आप को देखते हुए वो ये सब बातें कर रही है। वो कभी कभी बीच में लाइट्स के बंद होने और स्टार्ट होने को भी नोटिस करती है। अब उसे कहीं से पानी की लीकेज की आवाज़ आती है, तो वो बाहर आती है और देखने लगती है। अभी उसे कुछ बूंदों के टपकने की आवाज़ आती है। वो ऊपर की तरफ देखती है। ऊपर की तरफ देख ही रही होती है कि एक तेज धमाका होता है और पानी स्टेशन के अंदर आने लगता है। वो तेजी से भाग के सभी को जगाने की कोशिश करती है और कैसे भी कंट्रोल रूम पहुंचने की कोशिश करती है। कंट्रोल रूम, जो कि स्टेशन के जिस पार्ट में वो सब हैं, उसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है सिस्टम से। अब एक और मेंबर जिसका नाम रोड्रिगो होता है, वो भी समय रहते तेजी से भाग के पहुंच जाता है। सिस्टम पे ऑटोमेटिक वार्निंग चल रही होती है। पूरी जगह शोर मचा होता है। अब नोरा सिस्टम को यूज़ करने की कोशिश करती है ताकि जो मेन डोर है वो बंद हो सके और जो विस्फोट होने वाला है उसका इम्पैक्ट बाकी स्टेशंस पे ना पड़ पाए। लेकिन हम देखते हैं कि सिस्टम बिना मेंबर कार्ड के फंक्शन नहीं करता, और उस टाइम नोरा के पास कार्ड नहीं होता है। तो रोड्रिगो उसे अपना कार्ड देता है, पर उसे यूज़ करने पर सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करता। ये मान सकते हैं कि ब्लास्ट की वजह से सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। नोरा सिस्टम को मैन्युअली इस्तेमाल करती है और डोर को बंद करने की कोशिश करती है, ताकि उसके स्टेशन में होने वाले ब्लास्ट की वजह से पानी सब स्टेशन में ना चला जाए। पर अभी तक सारे मेंबर्स नहीं आए होते हैं और पानी आने लगता है। तभी बाकी मेंबर्स भागते हुए आने की कोशिश में दिखते हैं। रोड्रिगो नोरा को बोलता है कि वो नहीं पहुंच पाएंगे, तुम डोर बंद कर दो, नहीं तो स्टेशन के सारे लोग मारे जाएंगे। उनके स्टेशन का वो हिस्सा तेजी से ब्लास्ट के साथ टूटने लगता है और एंड टाइम पे नोरा डोर बंद कर देती है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। पर बाकी मेंबर्स वहीं अंदर फंस जाते हैं और एक तेज ब्लास्ट के साथ पूरा हिस्सा पिचक जाता है और ये दोनों भी जोर से गिरते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों को होश आता है और वो उस कंट्रोल रूम से अपने कैप्टन से बात करने की कोशिश करते हैं, बट कनेक्शन नहीं बन पाता है। और तभी उनको एक अजीब सी आवाज़ आती है। इस सीन को आपको याद रखना है, क्योंकि ये आवाज़ जहाँ से आ रही है इसका रिवील आपको क्लाइमैक्स में होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर नोरा कहती है मैं मुख्य डब्बे में जाना होगा। वहाँ पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि नोरा काफ़ी गिल्टी फील कर रही है। उसे पछतावा हो रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को बचाने के लिए उस डोर को क्लोज किया, जिसकी वजह से उसके फेलो मेंबर्स वहीं फंस गए। तो अब नोरा बताती है कि मैं यहाँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूँ
और रोड्रिगो बताता है कि मैं स्टेशन पे काम करता हूँ। वो एग्जैक्टली स्टेशन पे क्या काम करता है ये नहीं बताया गया। नोरा वहाँ सिस्टम पर ई-वैक पॉड तक का रास्ता ढूंढती है और उसे रास्ता मिल जाता है। ई-वैक पॉड एक मशीन है जिससे ऊपर पानी की सतह पर पहुंचा जा सकता है, पर जहाँ ये ई-वैक पॉड है वहाँ तक जाने के लिए इन्हें उसी हिस्से से जाना होगा जो कुछ देर पहले ब्लास्ट की वजह से पूरी तरह पिचक चुका है। अब लेकिन कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से उन्हें वही रास्ता चूज करना पड़ता है और उसी से आगे बढ़ना पड़ता है। ये दोनों जैसे तैसे झुक के उस रास्ते से आगे बढ़ने की निकलने की कोशिश करते हैं। तभी उनको कहीं से आवाज़ आती है। वो एक दीवार का टुकड़ा नीचे से हटा के देखते हैं तो उनको उनका एक मेंबर दिखता है जिसका नाम होता है पॉल। अब आगे रास्ता और टूटा फूटा होता है। ये तीनों किसी तरीके से लेट के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पर उन्हें अपने फेलो मेंबर्स की डेड बॉडी भी दिखती है जो कि दबी होती है। फाइनली ये लोग कैसे भी करके उस रूम तक पहुंच जाते हैं जहां ई-वैक पॉड्स हैं, बट वो रूम ब्लॉक होता है और नोरा वहाँ ट्रांसपेरेंट डोर जो कि ग्लास का बना होता है उससे देखती है कि वहाँ एक भी ई-वैक पॉड नहीं है और अंदर देखती है कि कैप्टन बैठा है। कैप्टन जो कि इस पूरे स्टेशन को लीड करता है। हम देखते हैं कि कैप्टन भी पूरी तरीके से जख्मी होता है। वो इन सबको देखकर डोर की तरफ आता है और बोलता है कि डोर लॉक हो गया है। तो नोरा डोर को मैन्युअली बाहर से खोलने की कोशिश करती है। साथ ही कैप्टन रोड्रिगो को बोलता है कि जाओ चेक करके बताओ सिस्टम पर कि अभी हमारी वर्टिकल पोजीशन क्या है। नोरा डोर ओपन कर लेती है और अंदर जाती है। कैप्टन नोरा के पास आता है और उसके जख्मों को देख के पूछता है क्या तुम ठीक हो। फिर नोरा पूछती है तुम क्यों नहीं गए उनके साथ। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि ये ब्लास्ट सिर्फ इनके स्टेशन पे नहीं हुआ, औरों के स्टेशन पे भी हुआ है और इस समय बाकी सारे बचे हुए लोग स्टेशन को छोड़ के जा चुके हैं। पे कैप्टन बोलता है कि मेरी जिम्मेदारी पहले तुम सबको बचाना है और हम सब सारे साथ में बाहर निकलेंगे। नोरा पूछती है क्या ये अर्थक्वेक था। कैप्टन कहता है पता नहीं, पर मैं पता लगाने की कोशिश करूँगा। आगे हम देखते हैं ये चारों नोरा, कैप्टन, रोड्रिगो और पॉल एक कंट्रोल रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें दो और लोग मिलते हैं। ये दोनों सिस्टम में हो रही गड़बड़ी को चेक कर रहे होते हैं। ये दोनों जो कि होते हैं लियाम और दूसरी होती है एमिली, दोनों नोरा से गले मिलते हैं और इससे पता चलता है कि ये सब साथ में काम कर चुके हैं। अब सतह से कनेक्शन टूटने के बाद सब प्लान बनाने लगते हैं। इनके पास समय भी कम होता है क्योंकि उनके ड्रिलिंग साइट का कोर तेजी से गर्म हो रहा होता है और किसी भी समय पूरा स्टेशन विस्फोट के साथ खत्म हो सकता है। अब हम देखते हैं सभी कंफ्यूज होते हैं तो कैप्टन एक प्लान बनाता है और सबको रोबोक जाने को बोलता है जो कि उनकी लोकेशन से काफी दूर होता है। वैसे बता दूं रोबोक भी इनका एक स्टेशन है पर काफी दूर होता है। रास्ते टूटने के कारण इनके पास लंबे रास्ते जाने के सिवा और कोई चारा नहीं बचता। तो ये प्लान बनाते हैं कि अब यहाँ से पहले मुख्य स्टेशन पहुँचेंगे, वहाँ एयर मास्क को रिचार्ज और साफ करेंगे, फिर चलते हुए यानी एयर टाइट सूट पहन के समुद्र के तल पर चलते हुए रोबोक पहुँचेंगे। अब सब पहले मेन स्टेशन के लिए निकलते हैं जहाँ से वो एयर मास्क को रिचार्ज करेंगे। अब सब प्लान के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। रोड्रिगो जो सबको सूट पहनाने में हेल्प करता है वो देखता है एक हेलमेट में छोटा सा क्रैक है और वो हेलमेट को किसी को नहीं देता और खुद यूज़ करता है। वो सब पानी में उतर जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं ये रास्ता स्टेशन के अंदर ही है, पानी से पूरा भरा है। जैसे ही वो सब थोड़ा आगे बढ़ते हैं रोड्रिगो के हेलमेट का क्रैक थोड़ा और बढ़ने लगता है और एक ब्लास्ट के साथ उसका पूरा सूट फट जाता है और रोड्रिगो वहीं ख़त्म हो जाता है। सब शॉक हो जाते हैं। नोरा समझ जाती है कि रोड्रिगो ने ये जान के किया है बट उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि लिमिटेड सूट्स है। अभी सब आगे बढ़ते हैं। अभी सब एक ट्रांसशिपमेंट मशीन जो इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है से मेन स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। जब ये थोड़ा आगे पहुंचते हैं तो इन्हें अपने सिस्टम पे एक ई-वैक पॉड दिखता है जो कि एक जगह स्टेशन के पास अटका होता है। इन्हें लगता है ये कोई मेंबर है जो पीछे रह गया या फिर उसके ई-वैक पॉड में कोई खराबी आ चुकी है, इसीलिए अभी तक सतह पर नहीं गया होता। कैप्टन दो मेंबर्स लियाम और पॉल को उस ई-वैक पॉड को चेक करने के लिए भेजते हैं। उस ई-वैक पॉड तक जाने के लिए जिस प्लेटफॉर्म से दोनों को गुजरना होता है वहाँ अंधेरा भी होता है और स्टेशन भी स्टेबल नहीं होता। फिर भी दोनों आगे बढ़ते हैं और बाकी मेंबर्स उस ट्रांसशिपमेंट रूम से उनकी सूट पर लगे कैमरे से वहाँ क्या हो रहा है देखते हैं। तो दोनों आगे बढ़ते हैं पर अंधेरे की वजह से कुछ साफ नहीं दिखता। बाकी मेंबर्स उन्हें सिस्टम पर आ रही लोकेशन से बताते हैं उन्हें कहाँ जाना है। तभी थोड़ा आगे उन्हें ई-वैक पॉड टूटा हुआ दिखता है और उसके ऊपर कुछ स्लाइमी सा चिपका होता है। तभी लियाम को उसी के साइड में एक डेड बॉडी दिखती है जिसका वॉलेट भी वहीं होता है, जिसके अंदर से वो एक फ़ोटो निकालता है जो कि उन्हीं के स्टाफ मेंबर की होती है, जिसे देख के सबको काफ़ी दुख होता है। पर लियाम नोटिस करता है डेड बॉडी में कुछ हिल रहा है। वो सूट की लाइट से देखता है, ध्यान से देखने पे उसे उस डेड बॉडी के पेट में कुछ हिलता हुआ दिखता है। वो थोड़ा और गौर से पास जाके देखने की कोशिश करता है पर तभी एक जीव जो इस डेड बॉडी के अंदर था लियाम पर अटैक कर देता है।
पर लियाम अपनी गन से उसे शूट कर देता है। अगली सीन में हम देखते हैं सब ट्रांसशिपमेंट रूम के अंदर आ चुके हैं और अब सब उस जीव को देख रहे हैं। एमिली एक पेन से उस जीव को छूती है और उसे समझने की कोशिश करती है। उसकी बॉडी पर नुकीले दांत होते हैं। वो कहती है मैंने ऐसा जीव आज तक नहीं देखा, ये कोई समुद्री मॉन्स्टर है और अगर ये वहाँ जिंदा था तो इस जैसे और भी होंगे। वो सब इसे देख ही रहे होते हैं कि लाइट्स चले जाती हैं। सब अपने सूट्स की लाइट को ऑन कर लेते हैं और अब उनके इस ट्रांसशिपमेंट रूम की हर साइड से आवाज़ें आ रही होती हैं। ये आवाज़ें बहुत अजीब होती हैं जिससे सब डर जाते हैं। वो विंडो की तरफ टॉर्च करते हैं जो कि ग्लास का बना होता है, जिसकी वजह से वो देख सकते हैं कि बाहर क्या है। पहले ऊपर से आवाज़ आती है, तभी कुछ अलग अलग परछाइयों की शेप दिखती है और सब उस छोटे क्रीचर की तरफ देखते हैं जो कि उनके पास मरा होता है। तब एमिली कहती है क्या ये हो सकता है कि ये सिर्फ एक बच्चा है, और तभी उनके ट्रांसशिपमेंट रूम का कनेक्शन तोड़ दिया जाता है जिससे वो स्टेशन से अलग होकर तेजी से समुद्र के तल पर गिरने लगते हैं। कैप्टन जोर से बोलता है सभी सूट पहनो और यहाँ से बाहर निकलो, और सभी जल्दी से सूट पहनकर जंप करते हैं और वो ट्रांसशिपमेंट तेजी से समुद्र तल पर जा गिरता है। अब सभी समुद्र तल पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं जब सब आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक जीव उन्हें देख रहा होता है। अब सब एक टनल में पहुँचते हैं जहाँ वो सब एक ट्रॉली से आगे बढ़ते हुए जाते हैं। आधे रास्ते के बाद वो देखते हैं कि बाकी के रास्ते पे पानी भरा होता है, जिस वजह से अब उन्हें पानी से जाना होगा। स्विम करके जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता, पीछे भी नहीं मुड़ सकते हैं। यहाँ हम एक और बात पर गौर करते हैं कि लियाम कहता है बाहर कुछ तो था, पर कैप्टन अभी भी सबको समझाता है वो सब आवाज़ मलबा गिरने की वजह से आई होगी। अब हम देखते हैं जिस रास्ते से इनको जाना होता है वो काफ़ी छोटा होता है। नोरा कहती है पहले मैं जाऊंगी। कैप्टन नोरा के सूट पर एक वायर कनेक्ट कर देता है। वो उस रास्ते से होते हुए दूसरी साइड पहुंच जाती है। फिर सब एक एक करके दूसरी साइड पहुंच जाते हैं। पॉल सबसे लास्ट में आता है और यहाँ हम देखते हैं पॉल थोड़ा डर रहा है। तब उसकी रस्सी को खींच के दूसरी साइड लाते हैं। पॉल जैसे ही दूसरी साइड पहुंचता है उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और अचानक उसे अपने सूट के अंदर कुछ फील होता है और अगले ही पल पूरे सूट और पूरे हेलमेट में खून खून हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि पॉल के सूट के अंदर कोई क्रीचर था जिसने उसे उसके सूट के अंदर ही मार डाला और पॉल वहीं गुजर जाता है। ये देख के सभी चिल्लाने लगते हैं और हैरान हो जाते हैं और अब सभी तेजी से आगे बढ़ते हैं और मेन स्टेशन पहुंच जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ड्रिलिंग साइट है जिसमें बहुत सारे स्टेशंस हैं और सब रोबोक जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें इवैक पॉड्स मिल सकते हैं और जिसकी हेल्प से वो ऊपर सतह पे जा सकते हैं। सब पॉल की मौत के सदमे में होते हैं। कैप्टन दूसरी ओर सतह पर टीम से कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है पर कनेक्शन बन नहीं पाता। वहीं लियाम कहता है पूरे बेस का वजन 6000 टन है, इसकी ये हालत कैसे हुई। साथ ही बाहर का पूरा नज़ारा दिखाते हैं कि पूरा बेस जगह जगह से टूट रहा है, किसी भी पल गिरने वाला है। इस पे एमिली कहती है ये सब हमारी वजह से हो रहा है, हमने समुद्र को परेशान करने की कोशिश की और अब समुद्र हमसे बदला ले रहा है। तभी कैप्टन कहता है पॉल की मौत का उसे दुख है पर हमें आगे बढ़ना होगा। तो ये सब अभी मेन स्टेशन में है जहाँ पे सबने अपने एयर मास्क में ऑक्सीजन को रिफिल कर लिया होता है और अपने सूट्स को भी चार्ज कर लिया होता है। फिर एक बार सूट पहनकर पानी की राह से समुद्र तल पर चलते हुए रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर इस बार उन्हें सिर्फ आवाज़ ही नहीं अलग अलग क्रीचर्स भी दिखते हैं। ये पूरा सीन देखने में बहुत अच्छा लगता है। सब अपने सूट्स की लाइट्स को ऑफ कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये क्रीचर्स उनकी लाइट्स की वजह से उन्हें देख पा रहे हैं। अब सब इधर उधर देखने लगते हैं कि तभी एक क्रीचर लियाम को उठाकर एक गुफा में ले जाता है। अब सारे उस गुफा में ढूंढते हैं और लियाम उन्हें वहां मिल जाता है। वो बेहोश होता है पर जिंदा होता है। सब उसे बाहर की तरफ खींचते हैं पर नोरा को गुफा के अंदर से कुछ आवाज आती है। जब वो उस साइड देख ही रही होती है कि वो क्रीचर फिर आता है और इस बार नोरा को अपने साथ खींच कर थोड़ी दूरी पर एक टावर पे फेंक देता है। क्योंकि कैप्टन ने नोरा के सूट पर एक वायर कनेक्ट करी होती है इसलिए वो भी टावर के साइड में लटका होता है और नोरा टावर के ऊपर होती है। नोरा किसी तरीके से अपने को संभालती है और खड़ी होती है। वो जल्दी से कैप्टन को ऊपर लाने की कोशिश करती है जो कि टावर के कोने पे अटका होता है। तभी फिर से वो जीव दिखता है पर इस बार वो नोरा पर हमला करता है और उसके हेलमेट को अपने मुंह से तोड़ने की कोशिश करता है। पर तभी कैप्टन किसी तरीके से अपने आप को संभाल के ऊपर आता है और अपने सूट के अंदर से एक चाकू निकाल के उस जीव पर कई बार हमला करता है। इसलिए वो जीव दोनों को धक्का देके अंधेरे में गायब हो जाता है। धक्के की वजह से दोनों टावर से नीचे गिरने वाले होते हैं और सूट पर लगे वायर की वजह से नोरा ऊपर अटक जाती है और नोरा ने कैप्टन का हाथ पकड़ा होता है। नोरा के सूट से प्रेशर लेवल इंक्रीज होने की वार्निंग आती है बिकॉज एक तो वो लोग इतनी गहराई में होते हैं, दूसरी तरफ उनके सूट से कैप्टन को भी पकड़ा होता है इसलिए सूट पर प्रेशर बढ़ने लगता है और अगर सूट पर प्रेशर ज्यादा बढ़ा तो ब्लास्ट भी हो सकता है। कैप्टन कहता है कि नोरा मुझे छोड़ दो और अपने आप को बचाओ।
नोरा किसी तरीके से कैप्टन को बचाना चाहती है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसने एक हाथ से कैप्टन को पकड़ा होता है और उसके सूट का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। वार्निंग आती जाती है, इसलिए नोरा को फाइनली कैप्टन का हाथ छोड़ना पड़ता है और कैप्टन समुद्र तल पर जा गिरता है, जिससे उसके सूट से एक ब्लास्ट होता है, जिससे नोरा अपना कॉन्शियस थोड़ी देर के लिए खो बैठती है और वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं नोरा को होश आता है और उसके सूट से वार्निंग की साउंड आती है। उसका सूट क्रिटिकल कंडीशन में होता है। जैसे तैसे आगे की ओर बढ़ती है और उसे एक अबंडन ड्रिलिंग साइट दिखती है, मीन्स एक खाली ड्रिलिंग साइट। वो उसे अंदर जाती है, वहाँ वो सूट निकाल देती है और काफ़ी देर तक आगे क्या करना है वो सोचती है। तो वहीं उसे एक हैंडमेड मैप दिखता है जो कि इस जगह से रोबोक तक का रास्ता दिखाता है और अब नोरा को पता है कि कहाँ जाना है। तो अब वो अपने आप को अंदर से प्रिपेयर करती है। उसका सूट पूरी तरीके से ख़राब हो चुका होता है। उसे छोड़ के वहाँ पे एक और सूट होता है, वो उसे पहनती है और अब वो अपने बाकी बच्चे साथियों को ढूंढने के लिए निकलती है। वो अपने साथ एक गन भी रख लेती है। आगे हम देखते हैं नोरा अपने दोस्तों को ढूंढ लेती है। लियाम बेहोश होता है और एमिली डर से जोर जोर से चिल्ला रही होती है। नोरा उसे शांत कराती है, पर लियाम अभी भी बेहोश होता है। दोनों आगे बढ़ते हैं और लियाम को एक रस्सी से बांध के खींच रहे होते हैं। एंड फाइनली उन्हें रोबोक दिखता है जो कि एक स्टेशन है, साथ ही एक ड्रिलिंग साइट है। वो दोनों लियाम को खींचते हुए स्टेशन की एंट्रेंस पे पहुंच जाते हैं, पर तभी वो देखते हैं वो ही जीव जो इतने टाइम से उन्हें दिख रहे थे, सैकड़ों की तादाद में एंट्रेंस की छत पर सो रहे हैं। उनके हाथ नीचे की ओर लटक रहे हैं। दोनों डर जाते हैं, पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। नोरा एमिली को सूट की लाइट को ऑफ करने को बोलती है। दोनों अब धीरे धीरे उन क्रीचर्स के हाथ से बचते हुए स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर तभी एमिली के सूट से ऑक्सीजन लेवल कम होने की आवाज़ आती है। दोनों डर जाते हैं कहीं सारे क्रीचर्स उठ ना जाएं, पर कुछ नहीं होता। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी नोरा के हेलमेट पर एक जीव का हाथ आता है और वो हेलमेट को पकड़ लेता है। नोरा एमिली को लियाम को ले जाने के लिए बोलती है और अगले ही पल वो क्रीचर उठ जाता है और अब वो नोरा को खाने की कोशिश करता है। वो इतना बड़ा होता है कि एक बार में अपना मुंह खोलने पर उसके पूरे सूट को अंदर ले लेता है। नोरा जल्दी से अपने गन को निकालती है और उसके बॉडी के अंदर ही शूट कर देती है। बुलेट्स उसको चीर के आर पार हो जाती हैं और वो जीव वहीं मर जाता है। पर क्योंकि गन शॉट करने से तेज आवाज़ होती है, इसलिए सारे जीव उठ जाते हैं और अब सब नोरा की तरफ देखने लगते हैं। पर तभी इस छत पर वो सब लटक रहे होते हैं, कोई चीज़ पूरी छत को उखाड़ फेंकती है और एक तेज आवाज़ आती है किसी चीज़ की। नोरा जल्दी से गन को रिलोड करती है और गन को ऊपर की ओर एम करके शूट करती है। फाइनली रिवील होता है कि वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से पूरा इनका बेस, जो कि इतना बड़ा है, किसी पल टूटने वाला है। फ्लेयर गन की रोशनी में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखता है। मैंने मॉन्स्टर वर्ड का यूज़ इसलिए अब जाके किया क्योंकि सही मायनों में असली मॉन्स्टर यही है, जिसकी वजह से पूरा ड्रिलिंग साइट और बेस टूटने वाला है। इसमें ये मॉन्स्टर इतना बड़ा दिखाया गया है कि हम इसे गॉडजिला के मॉन्स्टर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब वो मॉन्स्टर भी नोरा को देख लेता है क्योंकि उसने गन शूट की थी उसकी तरफ, तो नोरा भाग के स्टेशन की तरफ जाने लगती है। वो मॉन्स्टर सिर्फ अपना एक पैर रखता है और ड्रिलिंग साइट के पूरे एंट्रेंस पर जोर से ब्लास्ट होता है। मे बी ड्रिलिंग साइट है तो फ्लेमेबल चीज़ें भी होंगी। उसके इतने प्रेशर से सब में ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट की वजह से नोरा दूर जाके गिरती है। अगले सीन में हम देखते हैं नोरा को होश आता है। एमिली नोरा को खींच के रोबोक के अंदर लाती है। अब तीनों ईवक पॉड्स को ढूंढने लगते हैं, पर आसपास के सारे रास्ते बंद होने लगते हैं और स्टेशन के बाहर हम देख पाते हैं कि वो मॉन्स्टर स्टेशन पर अटैक कर रहा होता है, जिससे अंदर के सारे फंक्शन धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। फाइनली उन्हें ईवैक पॉड्स मिल जाते हैं। वहाँ 3 ईवैक पॉड्स होते हैं, बट एक में सिर्फ एक ही बैठ सकता है। नोरा सभी ईवैक पॉड्स को चेक करती है, पहला फिर दूसरा, दोनों ही सही होते हैं। वो जब तीसरे को चेक करती है तो वो देखती है उस पर लिखा होता है नॉन ऑपरेशनल, यानी वो खराब होता है। एमिली पूछती है क्या सब ठीक है? नोरा कहती है हाँ सब ठीक है। पहले वो दोनों लियाम को भेजते हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। फिर नोरा एमिली को जाने को बोलती है, पर एमिली नोरा को देख के समझ जाती है कि नोरा को छुपा रही है। एमिली नोरा को मना करती है, पहले मैं नहीं जा रही, पहले तुम जाओ, और वो अपने ईवैक पॉड से उतरने ही वाली होती है। नोरा उसके नाक पे पंच करके उसे वापस ईवैक पॉड में भेजती है और उसके ईवैक पॉड का डोर बंद कर देती है। अब एमिली को भी समझ आता है कि नोरा अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही है और अब दोनों लास्ट टाइम एक दूसरे को देखते हैं। एमिली का ईवैक पॉड भी चला जाता है। अब नोरा को पता है कि वो बच नहीं सकती, इसलिए बस वो बैठकर सब कुछ होते हुए देखती है।
वो देख पाते हैं कि बाहर सभी क्रीचर्स एक साथ निकलने लगते हैं और वो मॉन्स्टर भी वहीं होता है। उसे पता होता है कि टाइम बहुत कम है और किसी भी टाइम ये पूरा बेस गिरने वाला है। जब ये दोनों ईवैक पॉड्स निकले होते हैं तो इन दोनों के पीछे बहुत सारे क्रीचर्स पड़ चुके होते हैं इनको रोकने के लिए। ये सब नूरा भी देख पाती है अपने सिस्टम पे। तो इन दोनों को बचाने के लिए वो लास्ट टाइम इस ड्रिलिंग साइट को फुल पावर पे एक्टिवेट करती है और इसको एक्टिवेट करने पे क्योंकि ये टूटने वाला होता है तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला होता है, तो इसका इम्पैक्ट वो इन क्रीचर्स तक रखती है। फाइनली वो इसे एक्टिवेट कर देती है एंड देन विद 3, 2, 1 एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो मॉन्स्टर भी इसमें आ जाता है। ऑब्वियसली नोरा वहीं ख़त्म हो जाती है, बट ये नहीं दिखाया जाता है कि इन सब क्रीचर्स के साथ क्या होता है। एंड में एमिली और लियाम सतह पर सही सलामत पहुंच जाते हैं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। मूवी के एंड में पिक्चर्स के थ्रू दिखाया जाता है कि टियान इंडस्ट्रीज़ इस हादसे की सारी इन्फॉर्मेशन मिटा देती है और एक बार फिर ड्रिलिंग स्टार्ट करती है। अब अगर मैं इस मूवी के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो ये मूवी वन टाइम वॉच है। अगर किसी को इस टॉपिक में इंटरेस्ट ना हो या इसकी जानकारी ना हो तो उसके लिए इस मूवी के कुछ सीन जिसमें क्रीचर्स हैं, ये मॉन्स्टर्स हैं, ये सब छोड़ के बाकी वर्थलेस लगेंगे। मूवी में सस्पेंस इतना ज़्यादा है कि दिमाग में ये चलता रहता है वो क्रीचर कौन है, कैसा दिखता है, रिवील एंड में जाके होता है, इसलिए सस्पेंस इतना लंबा खिंच जाता है। बट हाँ, क्रिस्टन स्टुअर्ट की शानदार एक्टिंग के लिए मूवी ज़रूर एक बार देखी जा सकती है। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन या स्टोरी टेलिंग पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल और मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके। जब तक हैव अ नाइस डे।